गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था चेंज इन टेम्परेचर के बारे में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चेंज इन स्टेट के बारे में कि हम मैटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कैसे बदलेंगे। बच्चों, आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा ही मजेदार है, अच्छे से समझना है आपको। आज हम पढ़ने वाले हैं चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, मैटर की स्टेट में हम चेंज कैसे कर सकते हैं। अब बच्चों, हमें तो पता है मैटर की जो मेनली हम स्टेट मानते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि हम सॉलिड से लिक्विड में कैसे बदलेंगे और लिक्विड को गैस में कैसे बदलेंगे। हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस का आपस में इंटर कन्वर्जन देखना है कि हम कैसे कर सकते हैं इनको। एक बात सुनो बच्चों, मान लो हमारे पास कोई गैस है, एक मैटर है और वो गैस है। अब गैस अगर है तो गैस के केस में क्या होता है, जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होते हैं ना, किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन, वो बहुत वीक होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं, पार्टिकल दूर दूर रहते हैं गैस के। अगर वो पार्टिकल नजदीक आ जाएं तो बच्चों गैस लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा। अगर पार्टिकल और नजदीक आ जाए, एक दूसरे के साथ टाइटली हेल्ड हो जाएं, तो बच्चों वो मैटर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सुनो जरा ध्यान से एक बात, गैस के जो पार्टिकल दूर दूर हैं, मान लिया गैस के ये पार्टिकल है और ये दूर दूर हैं, अब ये इकट्ठे कैसे हो सकते हैं, ये नजदीक कैसे आ सकते हैं, इसके पीछे दो चीजें हैं। हम गैस के पार्टिकल को नजदीक दो तरह से कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? एक तो प्रेशर लगा के, कंप्रेस करके। अगर मैं प्रेशर लगा दूं गैस के ऊपर तो गैस के पार्टिकल जो है एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, है कि नहीं। दूसरा चांस है कि गैस के पार्टिकल दूर दूर क्यों हैं, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ये लगातार दौड़ते रहते हैं। काइनेटिक एनर्जी कम अगर मैं कर दूं तो ये पार्टिकल धीरे 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 नजदीक आने लगेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी मैं कैसे कम कर सकता हूं? टेम्परेचर को डिक्रीज करके। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूं, टेम्परेचर को कम कर दूं, तो गैस के पार्टिकल नजदीक नजदीक आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, और ये केवल गैस में नहीं होता, ये सभी में होता है। ठीक है, अभी मैं जो बात कर रहा हूं वो तुम्हें केवल एक बात समझाना चाह रहा था कि हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। तो दो तरह से कर सकते हैं, या तो टेम्परेचर को चेंज करके या प्रेशर को चेंज करके। तो मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर takes place by, कैसे हो सकता है? बाय, पहला तो है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करके, और दूसरा है चेंज इन प्रेशर, प्रेशर को चेंज करके। बच्चों, ये दो तरीके हैं जिनसे एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज हो सकती है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। अब सुनो जरा ध्यान से, मेरे पास एक मैटर है और वो सॉलिड है। ठीक है, यहां तक की बात। मैंने इस सॉलिड को हीट किया, गर्म किया। अगर मैं सॉलिड को हीट करता हूं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। अगर मैं लिक्विड को भी हीट करता हूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। और ये हमने देखा भी है, कोई सॉलिड है, सॉलिड को अगर मैं लगातार गर्म करता जाऊं, एक टाइम ऐसा आएगा वो क्या बन जाएगा? लिक्विड। और लिक्विड को भी और मैं लगातार गर्म कर रहा हूं तो एक टाइम ऐसा आएगा वो लिक्विड क्या बन जाएगा? गैस। ठीक है, अगर मैं उल्टा प्रोसेस अप्लाई कर दूं, अपोजिट, ये हमारे पास एक गैस है, अगर मैं गैस को ठंडा कर दूं, कूल कर दूं उसको, तो वो वापस से क्या बन जाएगी? लिक्विड। और लिक्विड को अगर मैं ठंडा करूंगा तो वो वापस से क्या बन जाएगा? सॉलिड। ये तो हम देखते भी हैं, पानी जो होता है फ्रीजर में जब रख देते हैं तो क्या होता है, वो टेम्परेचर को डिक्रीज कर देता है और वो जो पानी है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस में। पानी तो क्या था हमारा?
लिक्विड था, किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में। आइस जो होती है वो सॉलिड होती है। तो बच्चों अब देखो वापिस आते हैं इधर, गैस से जब मैं लिक्विड पे आया तो कूल करना पड़ेगा, और लिक्विड से अगर मैं सॉलिड पे आऊंगा तो भी हमें क्या करना पड़ेगा? कूल करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। बच्चों सॉलिड का लिक्विड में जो कन्वर्जन होता है, ध्यान से समझना, जब हम सॉलिड को लिक्विड में बदलते हैं, और कोई भी सॉलिड लिक्विड में कब बदलता है? जब हम सॉलिड को हीट करते हैं। बच्चों इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। अच्छा अब अगली बात सुनो, लिक्विड का गैस में कन्वर्जन, लिक्विड का गैस में कन्वर्जन बच्चों बोला जाता है वेपराइजेशन। लिक्विड का गैस में कन्वर्जन बोला जाता है वेपराइजेशन। अब सुनो अगली बात, अगर मैं वापिस आऊं, गैस का लिक्विड में कन्वर्जन अपोजिट। अभी तो हमने देखा था लिक्विड से जब गैस बनेगा तो क्या बोला जाता है? वेपराइजेशन। गैस से अगर लिक्विड बनता है बच्चों तो इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन का मतलब कहीं ना कहीं ठंडा करना होता है, ठीक है। गैस से लिक्विड बनना क्या बोला जाता है? कंडेंसेशन। अच्छा, लिक्विड से सॉलिड बनना बच्चों बोला जाता है सोलिडिफिकेशन। क्या बोला जाता है? सोलिडिफिकेशन। सही है? यहां तक की बात क्लियर है? सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन फ्यूजन हो गया, लिक्विड से गैस का बनना वेपराइजेशन हो गया। वापिस आते हैं, गैस से लिक्विड का बनना क्या बोला जाएगा? कंडेंसेशन बोला जाएगा, और लिक्विड का सॉलिड में बदलना क्या बोला जाएगा? सॉलिडिफिकेशन बोला जाएगा। बच्चों अब सुनो, एक और टाइप है यहां पे, सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना। बच्चों क्या हमारे पास कोई ऐसा सॉलिड है जो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड स्टेट ही नहीं आती। वैसे देखो जनरली हम क्या मानते हैं, जब हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं ना तो पहले उसका लिक्विड बनता है, फिर लिक्विड के बाद गैस बनती है। लेकिन क्या हमारी केमिस्ट्री में कोई ऐसा सॉलिड भी है जो सीधे गैस में बदलता है? लिक्विड स्टेट ही नहीं आती। बच्चों ऐसे सॉलिड भी है हमारी केमिस्ट्री में। जैसे तुमने देखा होगा कैम्फर जो होता है ना, कैम्फर सॉलिड से सीधा गैस बनता है, सॉलिड से सीधा गैस बनता है, लिक्विड स्टेट ही नहीं आती है वहां पे कैम्फर के अंदर। अच्छा तुमने कभी सुना हो जो क्लॉथ होते हैं ना, कपड़े जो होते हैं, उनके अंदर छोटी छोटी बोल होती है व्हाइट कलर की, नेप्थलीन बोल बोलते हैं उनको। वो एक पैकेट में बंद करके डाल देते हैं, और कुछ समय बाद जब उनको निकालते हैं ना तो वो पैकेट खाली होता है, नेप्थलीन बोल डिसअपीयर हो जाती है। क्योंकि नेप्थलीन जो होता है ना, हालांकि हम उनको कपूर की गोली बोलते हैं, लेकिन वो कपूर की गोली नहीं होती, उनको नेप्थलीन बोलते हैं। एक्चुअल में केमिस्ट्री में उसका नाम नेप्थलीन है। नेप्थलीन एक ऐसा कंपाउंड है जो सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड स्टेट ही नहीं आती। तो बच्चों अगर कभी भी सॉलिड से सीधा गैस बन रहा है ना, सॉलिड से सीधा गैस बन रहा है तो हम उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। अच्छा, गैस से वापिस सॉलिड बनना, देखो सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड बनना भी बच्चों सब्लिमेशन ही होता है। दोनों ही प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। समझ में आ गई बात? यहां तक की बात क्लियर है ना तुम्हारी? देखो बच्चों ये जो अभी मैंने टेबल बनाई है ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए तुम्हारी हर तरह से। अब मैं वन बाय वन सारे प्रोसेस जो हैं डेफिनेशन लिखता हूं इन प्रोसेस की। देखो सबसे पहला प्रोसेस है हमारा फ्यूजन। क्या होता है फ्यूजन? देखना जरा इधर, फ्यूजन क्या है? सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड के अंदर क्या बोला जाता है? फ्यूजन। तो बच्चों डेफिनेशन हुई, द प्रोसेस इन विच सॉलिड convert into liquid is known as fusion, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? फ्यूजन बोलते हैं। सही है यहां तक की बात? सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में क्या बोला जाएगा?
कन्फ्यूजन बोला जाएगा। बच्चों अब अगले प्रोसेस पे आते हैं। हमारा अगला प्रोसेस है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या होता है? वेपराइजेशन, सुनना जरा ध्यान से वेपराइजेशन के बारे में। लिक्विड का कन्वर्जन गैस के अंदर क्या बोला जाता है? वेपराइजेशन। तो मैं लिख देता हूं द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस is known as vaporization, is known as vaporization। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों एक और बात ध्यान में रखना, एक टर्म होती है वेपर। एक सब्सटेंस ऐसा भी होता है जिसको हम वेपर बोलते हैं। बच्चों वेपर हम गैस को ही बोलते हैं, लेकिन कब बोलेंगे वेपर हम, ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। यानी कि गैस और वेपर में अंतर क्या होता है। ठीक है बच्चों, ये बात तुम्हें याद रखनी है। क्या होता है मैं बताता हूं तुम्हें। जैसे बच्चों ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक गैस है, ऑक्सीजन को कभी भी हम वेपर नहीं बोलते। अब सुनना वेपर क्या होता है। मान लो मेरे पास पानी है, वाटर है। अब बच्चों पानी की जो एक्चुअल स्टेट होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर पे पानी जो है, वाटर जो है वो एक लिक्विड है। अगर मैं पानी को गर्म कर दूं, गर्म करता जाऊं तो पानी के क्या बनने लगेंगे? पानी गैसियस फॉर्म में आने लगेगा, भाप बनने लगेगी। अब पानी की जो गैसियस फॉर्म है ना बच्चों, उसको हम वेपर भी बोल सकते हैं। पानी की जो गैसियस फॉर्म है उसको वेपर भी बोल सकते हैं हम। और केवल पानी नहीं, केवल वाटर नहीं, वाटर के अलावा और दूसरे लिक्विड भी जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट में होते हैं, उनकी गैसियस फॉर्म को हम हमेशा क्या नाम देंगे? वेपर का नाम देंगे। बच्चों देखो कंफ्यूज नहीं होना। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये जितने भी सब्सटेंस है ये रूम टेम्परेचर के ऊपर गैस होते हैं, तो हम इनको केवल गैस का नाम देंगे। लेकिन वाटर है, इथेनॉल है, ये सारी चीजें लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर। इसीलिए अगर हम कभी भी इनको हीट करके गैस में कन्वर्ट करेंगे तो इनकी गैसियस फॉर्म को हम वेपर का नाम देंगे। समझ में आ गई बात? वेपर हम केवल उसको नाम देंगे जिसे हमने बनाया है लिक्विड से, उस गैसियस फॉर्म को नाम देंगे वेपर का जिसे हमने लिक्विड से बनाया है। सही बात है यहां तक? अच्छा चलो अब सुनो आगे की कहानी हमारे पास क्या है। आगे हमारे पास है अगला जो प्रोसेस है बच्चों, कंडेंसेशन है। देखो कंडेंसेशन के बारे में देखते हैं क्या होता है कंडेंसेशन। द प्रोसेस in which gas convert into liquid is known as condensation, is known as condensation। हम उसको क्या नाम देंगे? कंडेंसेशन का नाम देंगे। सही है बात बच्चों यहां तक? अब सुनो अगला जो प्रोसेस है हमारे पास वो क्या है? सोलिडिफिकेशन। सोलिडिफिकेशन देखो बच्चों सोलिडिफिकेशन क्या होता है? लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन क्या बोला जाता है? सोलिडिफिकेशन। द प्रोसेस इन विच liquid convert into solid is known as solidification। इसको हम क्या नाम देंगे? solidification का नाम देंगे। सही है यहां तक की बात? अच्छा आगे सुनो जरा बच्चों, नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारे पास वो कौन सा है? सब्लिमेशन बचता है एक केवल लास्ट हमारा। नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं सब्लिमेशन को। देखो बच्चों सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड का कन्वर्जन गैस के अंदर या गैस का कन्वर्जन
सॉलिड के अंदर। तो मैं यहां लिखता हूं द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली का मतलब सीधे गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड स्टेट आ ही नहीं रही है। सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस और गैस कन्वर्ट इनटू सॉलिड इज नोन एज सब्लिमेशन। बच्चों इसको हम नाम देंगे सब्लिमेशन का, ठीक है। और हमारे लिए जरूरी क्या है बच्चों, सब्लिमेशन के एग्जाम्पल। मैं इधर लिख देता हूं सब्लिमेशन के एग्जाम्पल क्या क्या है, ऐसे कौन कौन से सॉलिड है जो सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं। तो बच्चों मैं एग्जाम्पल लिखता हूं सब्लिमेशन के, कैम्फर, नेप्थलीन, ठीक है। एक होता है आयोडीन, सुना होगा आयोडीन के बारे में, तो सॉलिड होता है और सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट होता है। अच्छा, एक सॉल्ट होता है अमोनियम क्लोराइड, बच्चों ये भी सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होता है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अभी आगे जब हम बढ़ेंगे आगे हमारी केमिस्ट्री में तो इनके फॉर्मूला भी पढ़ेंगे हम, अमोनियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है, अभी तो हम केवल नाम पढ़ रहे हैं। अच्छा बच्चों, इसके अलावा एक और होता है बच्चों ड्राई आइस, ठीक है। और ड्राई आइस के बारे में बता दूं मैं तुम्हें, ड्राई आइस होता है सॉलिड CO2, CO2 होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस हम बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। अब बच्चों तुम कहोगे कि सर कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होता है, सॉलिड कहां होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, लेकिन हम उसको सॉलिड बना सकते हैं ना। देखो कोई भी सब्सटेंस अगर गैसियस फॉर्म में है, क्या हम उसको सॉलिड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, और प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज, क्योंकि जब हम ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो जो गैस के पार्टिकल है नजदीक नजदीक आएंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सॉलिड में। और जब टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो भी वो सॉलिड बनेगा। तो देखो बच्चों, ड्राई आइस जो होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, वो कैसे बनाया जाता है? टेम्परेचर को डिक्रीज करके और प्रेशर को इंक्रीज करके, ठीक है। अब ये जो ड्राई आइस है कहां काम आता है? तुमने कभी वो शो देखे हैं, जैसे डांस के शो होते हैं, रियलिटी शो होते हैं, उनमें क्या होता है, एकदम से ही कुछ मतलब कि वेपर से आते हैं, जब डांस चल रहा होता है तो जो वेपर से आते हैं ना बच्चों, वो ड्राई आइस के ही होते हैं। ड्राई आइस जैसे ही एटमॉस्फेयर में आती है, सॉलिड होता है, जो ड्राई आइस है सॉलिड CO2 होता है, लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर में आती है वो दोबारा से सॉलिड से किस फॉर्म में चला जाएगा? गैस में, और वहां वेपर आने लग जाते हैं बहुत सारे, कुछ दिखाई नहीं देता, होता है ना कई बार ऐसा। तो बच्चों वो ड्राई आइस के कारण ही होता है। ड्राई आइस सीधे सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, सब्लिमेशन होता है ड्राई आइस का भी। क्लियर है यहां तक की बातें? चलो नोट कर लेना भाई यहां तक की सारी चीजों को। देखो बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सुना है तुमने? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? जैसे बच्चों हमने एक कंटेनर में वाटर लिया हुआ है, पानी लिया हुआ है, ठीक है, पानी लिया हुआ है, कंटेनर के अंदर वाटर लिया हुआ है। अब इस वाटर के ऊपर बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, वहां जो एयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है? एयर। वो एयर इस वाटर के ऊपर प्रेशर लगा रही है,
और वो जो प्रेशर लग रहा है ना, वो एयर के वेट के कारण लग रहा है। एयर के वेट के कारण। एयर का भी अपना मास होता है, पढ़ा भी था हमने। एयर एक मैटर है। मैटर क्यों है? ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है और इसका अपना मास होता है। तो बच्चों एयर जो है, एयर अपने वेट के कारण, एयर का अपना वेट है, इसीलिए वो प्रेशर एक्सर्ट करती है हर सब्सटेंस के ऊपर। हमारे ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। अब वो जो प्रेशर है जो एयर अपने वेट के कारण एक्सर्ट कर रही है, उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं लिख देता हूं डेफिनेशन। द प्रेशर exerted by weight of air is known as atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सही बात है बच्चों यहां तक की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एयर अपने वेट के कारण जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है दुनिया के किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, तो वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अगली बात सुनो ध्यान से, यहां पे क्या है। अब जैसे मैं ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हुआ हूं, हम अपने घर पे हैं, कहीं पे भी हम अपने घर पे हैं और ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हुए हैं हम, हमारे ऊपर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा? तो मैं ये कहूंगा कि मेरे से ऊपर जो एयर है ना, वो मेरे ऊपर वेट लगा रही है। मेरे से ऊपर वाली एयर, नीचे वाली नहीं लगाएगी। नीचे वाली एयर मेरे ऊपर वेट लगा ही नहीं सकती। तो मेरे से ऊपर जितनी भी एयर है ना, वो मेरे ऊपर जो वेट लगा रही है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सही बात है। अब मैं चला गया फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। अब फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद भी मैं यही कहूंगा, मेरे से ऊपर जितनी भी एयर है वो मेरे ऊपर प्रेशर लगाएगी। इसका मतलब मैं जब फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाऊंगा, तो फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद जो नीचे वाली एयर है उसका प्रेशर तो कम हो गया ना, कैंसिल हो गया ना। इसका मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो मैं यहां लिखता हूं, एक बात सुनना जरा, देखो काम की बात है। ऑन इंक्रीजिंग हाइट, on increasing height, atmospheric pressure decrease. Atmospheric pressure decrease. जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम होती जाती है। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसकी वैल्यू क्या होती है? कौन सी यूनिट में ये मेजर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? बच्चों अगर मैं तुमसे ये कहूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, भाई मैं यही कहूंगा कि फिक्स तो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जब मैं नीचे खड़ा हूं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कुछ और है, जैसे जैसे मैं ऊपर आ रहा हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बदल जाती है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जो हम मेजर करते हैं ना, वो हम पता कहां करते हैं? सी लेवल के ऊपर। जो समुद्र का लेवल होता है, सी लेवल जो होता है, उसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू मेजर की जाती है, वो देखो कितनी की जाती है? एट सी लेवल, एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू 1 atm। atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है, यहां पे 1 atm माना जाता है। और ये जो 1 atm है ना, 760 mm के बराबर होता है। mm का मतलब होता है मिलीमीटर। ठीक है। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एक और यूनिट होती है पास्कल। पास्कल में एक एटीएम की वैल्यू होती है 101325 पास्कल। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास यूनिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की और वैल्यू है सी लेवल के ऊपर। अब देखो, तुमने कभी रेलवे स्टेशन पे जब जाते हैं ना, तो वहां पे लिखा होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, हम समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे हैं, ये लिखा होता है। और हम समुद्र का जो सी लेवल है उससे ऊपर हैं अभी, यानी कि हम जहां रह रहे हैं वो सी लेवल से ऊपर है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ आते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम होती जाती है। अब बच्चों एक बात बताओ मुझे,
यानी कि हम जहां रह रहे हैं, मान लिया हम रेवाड़ी में रह रहे हैं, रेवाड़ी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू है वो 1 एटीएम से कम होगी, क्योंकि 1 एटीएम तो कहां होती है, सी लेवल के ऊपर, और हम तो सी लेवल से ऊपर रह रहे हैं। इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है वो रेवाड़ी में 1 एटीएम से कम होगी। सही बात है बच्चों, यहां तक का काम आपने कर लेना है। आगे जो हम पढ़ेंगे ना वो सारा का सारा इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर बेस्ड है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में चीजें क्लियर नहीं होती, तुम्हारी पढ़ना है तुमने, अगर इसमें कोई भी डाउट आता है तुमने मेरे से पूछना है। कल फिर हम इससे रिलेट करता हुआ नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, उसमें इसका पूरा पूरा रोल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। ठीक है बच्चों, थैंक यू।